हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 ये जो आकृति है ये वाली 10.12 है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे 10.12 लिख सकते हैं। आप बुक में देख लीजिए, ये आकृति बुक में बनी हुई है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी। अच्छा, ए बी कहाँ है? ये ए बी है और सी डी कहाँ है? ये ए बी। तो ए बी प्लस सी डी हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी प्लस बी सी। ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू क्या? ए डी प्लस बी सी। ये हमको इतना प्रूफ करना है इस डायग्राम में। ठीक है। अच्छा चलिए देखिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं। वैसे इसमें है क्या कि एक वृत्त के परिगत, अच्छा ये जो वृत्त बना हुआ है इसके परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। तो परिगत मतलब इसको टच करता हुआ, ठीक है, इसको ऐसे टच करता हुआ एक ऐसे चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। बस इतना ही बना है और हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे। अच्छा, इसका आंसर डाल के इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज, चूंकि चूंकि ऐसे लगा लेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं, चतुर्भुज एबीसीडी की जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी ए है। तो लिखेंगे भुजाएं क्या क्या? ए बी कॉमा बी सी कॉमा क्या? सी डी और कॉमा और क्या है? और डी ए। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? ये जो है, जो ये वृत्त है ना, वृत्त को किन किन बिंदुओं पर टच कर रही है? तो ए बी जो है पी बिंदु पर टच कर रही है, बी सी जो है वो क्यू बिंदु पर टच कर रही है, और जो ये सी डी है, सी डी या फिर डी सी वो आर बिंदु पर टच कर रही है, और ये ए डी या फिर डी ए ये एस बिंदु पर टच कर रही है। तो ये हमको लिखना है। तो वृत्त को बिंदुओं बिंदुओं किन किन बिंदुओं पर टच कर रही है? पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस पर स्पर्श करती है। टच करने का मतलब क्या है कि स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करती है, ऐसे इसको यहाँ पर लिख लेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज इसके बारे में जो लिखना था, क्या लिखना था कि चतुर्भुज एबीसीडी की जो भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, वो क्या है कि वृत्त को कहाँ कहाँ पर? पी क्यू आर और एस पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब क्या लिखना है? अच्छा हम इसमें और क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वृत्त बना हुआ है और कोई बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, बाहर कोई पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट से जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो समान ही होंगी। जैसे अब मान लीजिए ये वाला वृत्त बना हुआ, जो ये कटा हुआ वृत्त है, इसमें देखिए मान लीजिए वृत्त बना हुआ है, अगर इस वृत्त में हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे और यहाँ ऐसे खींचेंगे, तो ये वाली स्पर्श रेखा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब वो स्पर्श रेखा कैसे बन सकती है? मान लीजिए कहीं यहाँ अगर पी बिंदु है तो ऐसे और ऐसे भी तो बन सकती है स्पर्श रेखा, तो ये वाला और ये वाला समान हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये कहने का मतलब है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें अगर ये ए बिंदु है तो फिर ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा समान ही तो होगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि एपी जो है वो ए एस के इक्वल होगा। ठीक है, फिर अगर हम ये वाला पॉइंट बी ले लें तो बी से भी तो स्पर्श रेखा खींची गई है, बी क्यू और बी पी, भाई ये स्पर्श रेखाएं ही तो बना रही। अगर सी पॉइंट लेते तो सी से स्पर्श रेखाएं क्या बना रही है? सी आर और ये सी क्यू। इसी प्रकार अगर डी बिंदु लेते हैं तो डी से कौन सी स्पर्श रेखाएं बन रही है? डी आर और डी एस। तो ये स्पर्श रेखाएं बन रही है। तो बस यही हमको लिखना था, समान होती हैं तो स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अतः अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये एपी है, एपी किसके बराबर है? ए एस के। तो अतः एपी बराबर ए एस, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ये वाला बीपी, बीपी इज इक्वल्स टू क्या? बी क्यू। तो उसको हम बी क्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसमें से लेंगे तो इसमें से क्या लिख सकते हैं कि जो ये सी आर, अच्छा सी आर कहाँ पे? ये रहा। सी आर जो है वो किसके इक्वल है? सी क्यू के। तो लिखेंगे सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, ये लिख लिया। और ये जो डी आर है, डी आर किसके इक्वल है? डी एस के। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, और क्या? जो ये डी आर है वो किसके इक्वल है? डी एस के। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो चारों इक्वेशन आ गई। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड
प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों समीकरण को आपस में जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, जब इनको जोड़ेंगे तो इधर वाले भी जुड़ेंगे और इधर वाले जुड़ेंगे, इधर वाले इस तरफ जुड़ेंगे बराबर करके, इस तरफ वाले इस तरफ जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, सबसे पहले ए पी प्लस बी क्यू, इस तरफ वाले जोड़ना है, ठीक है, प्लस सी आर प्लस डी आर और इक्वल्स टू क्या, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस क्या, डी एस। ये हमने इस तरफ वाले भी जोड़ के लिख दिया है। ठीक है, अब ए पी प्लस डी पी, ये तो ऐसे ही ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर ये डी आर और सी आर है, ये भी ठीक है, ये ऐसे भी ठीक ही है, डी आर। चलिए अब जो यहाँ से देखिए, यहाँ ए एस और डी एस एक पास कर लेंगे, ए एस प्लस डी एस, इनको एक पास कर लिया, प्लस अब ये जो बचे हैं ये वाले बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको एक पास कर लेंगे ऐसे करके। अब जो एपी और बीपी है, अच्छा इसमें देखिए एपी और बीपी है क्या, एपी ये है और बीपी ये है, तो एपी प्लस बीपी को हम एबी पूरा लिख सकते हैं भाई, एपी और प्लस पीबी या फिर बीपी, तो पूरा उसको एबी लिख सकते हैं। तो यही तो लिखा है एपी प्लस बीपी, इसको हम पूरा लिख सकते हैं ए डी। इसी प्रकार सी आर और डी आर, देखिए सी आर और डी आर कहाँ पे, ये रहा सी आर और ये रहा डी आर, तो सी आर और डी आर मिला के क्या सी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सी डी लिख सकते हैं क्या, सी डी इज इक्वल्स टू, इसी प्रकार ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस मिला के क्या ए डी बन रहा है, तो इसको हम ए डी लिख सकते हैं। प्लस अब ये बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है, तो इसको हम बी सी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बी सी हमने यहाँ पर लिख दिया। बस शायद यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो बस ये हो गया, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया और यहाँ पर ऐसे करके प्रूफ डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आकृति 10.13, ये जो आकृति बनी हुई है अब बुक में देखिए 10.13 है, ये यहाँ पर हम ऐसे 10.13 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये 10.13 है। में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, ये ओ केंद्र वाला, ये ओ सेंटर वाला कोई वृत्त है, इस पर एक्स वाई, तो एक्स वाई ये वाली लाइन और एक्स डैश वाई डैश मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, ये तो ये एक्स डैश वाई डैश है और ये क्या है, ये एक्स वाई है। दो क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं और ये स्पर्श रेखाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्श कर रही हैं P बिंदु पर और यहाँ पर Q बिंदु पर, इसका मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, अच्छा स्पर्श बिंदु C का, ये स्पर्श बिंदु C है, ठीक है, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, तो जो स्पर्श रेखा ये AB है, ये भी एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त की, एक ये भी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को ए पर, तो ये एक्स वाई को ए पर कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये एक्स डैश वाई डैश उसको ये बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अच्छा सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमको 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंस्ट्रक्शन और कर सकते हैं, ये देखिए ये ओपी एक त्रिज्या है, ओ क्यू भी एक त्रिज्या है, तो ये भी तो एक त्रिज्या है, इसका ये कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं ऐसे करके कि ये भी हमारी एक त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमें क्या प्रूव करना है और क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो बस उसके हिसाब से हम इसको पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि चूंकि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी लैंग्वेज लिखी थी क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसमें भी वही लैंग्वेज लिखना है कि चूंकि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं, अतः अब हम ये कह सकते हैं कि जो एपी होगा, ये वाला एपी जो होगा, ठीक है, एपी किसके बराबर होगा, ये एसी के बराबर होगा भाई, ये एपी एसी के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम ए को मान लेते हैं कि ये कोई बाह्य बिंदु है, तो ऐसे एपी और एसी यहाँ भी स्पर्श कर रही, यहाँ भी स्पर्श कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि एपी एसी के बराबर होगा, तो एपी बराबर क्या, एसी। ठीक है, इसको हम ए भी बराबर एसी मान लेते हैं। अच्छा, और देखिए फिर, अच्छा इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो पी, ये पी है, ए और ओ, पी ए ओ एक ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए ओ सी, तो ए ओ सी, ये तो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल इसमें ये बन रहे हैं। ठीक है, इन्हीं ट्राइंगलों को लेकर के हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, तो ट्राइंगल पी ए ओ और किसमें, और
ट्राइंगल ए ओ सी में, ठीक है, पी ए ओ, ठीक है, और इसमें ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं? सबसे पहले तो ये बीच वाली भुजा, क्या ये ए ओ लिखा हुआ है? ए ओ तो दोनों में कॉमन है, तो जो ये ए ओ है या फिर ओ ए कुछ भी लिख सकते थे, तो ये क्या है? ये तो उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। और पी ए, अच्छा देखिए, ये देखिए पी ए और ये क्या? ए सी, पी ए और ए सी, ये क्या थे? ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो क्या लिखेंगे? पी ए और ए सी, ये क्या थे? ये भी दोनों बराबर ही है भाई, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो ये भी बराबर है, क्या है? स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है इसमें? ओपी, अच्छा ओपी कहाँ पर? ये देखिए, ये ओपी और ये ओसी, ये देखिए ओपी है और ये ओसी है, ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं भी इक्वल होती है, तो लिख देंगे कि ओपी बराबर ओसी, तो ये क्या है? त्रिज्याएं, तो यहाँ पर ऐसे करके त्रिज्याएं लिख देंगे, ये भी बराबर है। अब इसमें सारी चीजें बराबर हो रही हैं, देखिए इसमें सारी चीजें बराबर हुई, मतलब जो ये ट्राइंगल थे, ये दोनों ट्राइंगल थे, वो क्या थे? वो समरूप थे, तो हम कह सकते हैं कि अतः ट्राइंगल पी ओ ए, ये और ना लिख के यहाँ पर समरूप का निशान बनाते हैं, ठीक है, सर्वांग सम ऐसे करके, तो ये क्या है? ए ओ सी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पी ए ओ जो है सर्वांग सम है ए ओ सी के, दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। यानी एस एस एस, कौन सा रूल लगा भाई? ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड है, तो एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, या सर या फिर एस 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 रूल से सीधे यहाँ पर सर्वांग समता ना लिखकर रूल भी लिख सकते थे ऐसे करके, एस 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 रूल से, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कि अब जब ये बराबर है, ठीक है, तो इनके जो ये कोण एंगल होते हैं ना, फिर वो भी बराबर होंगे, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पी ओ ए, ये किसके इक्वल होगा? सी ओ ए, भाई फिर ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब जब ये इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो जो एंगल होते हैं ना करस्पॉन्डिंग, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि पी ओ ए इक्वल्स टू क्या? सी ओ ए, भाई पी ओ ए ये वाला और सी ओ ए ये वाला, ये दोनों भी फिर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, पी ओ ए इक्वल्स टू सी ओ ए, ये दोनों भी फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? अब इस चित्र में देखिए, जैसे अगर हमें ये लिखना है हो कि पी ओ सी, ये पूरा हमें इतना लेना हो, इतना पूरा पी ओ सी, तो इतना पूरा हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है इतना वाला, ये इसके दुगना हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल इस एंगल के डबल होगा, जस्ट दुगना, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि आधा ये आधा ये, तो हम अगर पूरा एंगल लेना है ये वाला हमको, तो हम ये लिख सकते हैं पी ओ सी इसका जस्ट डबल होगा, तो कहने का मतलब है कि पी ओ सी की एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू टू इंटू क्या? ए ओ सी, ठीक है, टू इंटू एंगल ऑफ ए ओ सी, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। बस अब जब यहाँ तक हो गया ना, अब इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार क्या? क्यू ओ सी इज इक्वल्स टू क्या? टू इंटू बी ओ सी, तो लिखेंगे इसी प्रकार क्यू ओ सी इज इक्वल्स टू टू इंटू एंगल ऑफ सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी या फिर ओ बी सी ऐसे भी लिख सकते थे, ये दोनों ठीक है, ऐसे लिखना था हमको। इसको डाल देंगे क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। अब लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है, अतः यह एक सरल रेखा है, ठीक है। अब चूंकि पी ओ क्यू ये वृत्त का व्यास है, अतः यह एक क्या है? सरल रेखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पी ओ सी प्लस क्यू ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे ये हमने लिखा? ये देखिए पी ओ सी, देखिए पी ओ सी इतना, ठीक है, प्लस क्या लिखा था? क्यू ओ सी इतना, तो ये और ये मिला के 180 तो हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल ये वाला एंगल मिला के 180 हो जाएगा, तो बस हमने यही लिखा है पी ओ सी प्लस क्यू ओ सी इक्वल्स टू 180, क्योंकि सरल रेखा का में बना हुआ कोण 180 अंश का होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, अच्छा समीकरण पीओसी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है कि पीओसी की वैल्यू देखिए, पीओसी की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई एंगल ऑफ एओसी, तो यहीं पर लिखेंगे क्या? 2 मल्टीप्लाई एंगल ऑफ एओसी प्लस, और ये
QOC, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एंगल ऑफ COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से दोनों से, ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, AOC प्लस COB इज इक्वल्स टू क्या, 180, और जो 2 है अब इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा, तो AOC प्लस COB इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये AOC प्लस COB इक्वल्स टू 90। अच्छा, AOC और COB इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए AOC और COB, तो AOC ये है और COB ये है, तो AOC और COB, तो पूरा हम कह सकते हैं कि ये AOB है। भाई AOC और COB, ये कह सकते हैं कि पूरा ये क्या है, AOB है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री है। तो ये बस इतना हमें प्रूव करना था, ये वाला, तो ये हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर प्रूव लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये कोण बनते हैं वो संपूरक कोण बनते हैं, हमको ये प्रूव करना है लास्ट में कि संपूरक कोण बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसने किया क्या क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु, एक तो बाह्य बिंदु हमको पता है, ठीक है, कोई बाह्य बिंदु है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो अच्छा चलिए एक सबसे पहले चित्र ही बनाते हैं। एक तो ये हमने बना लिया। अच्छा, कोई बाह्य बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं P या Q, कुछ भी मान लेते हैं। फिर यहाँ यहाँ ये सेंटर पॉइंट इसका O हो जाएगा। अब ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, बोला है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से, तो ये बाह्य बिंदु है। हम यहाँ स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ऐसे करके, ये यहाँ ये स्पर्श रेखा हमने खींची, तो ये पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे करके इसको त्रिज्या बना लेते हैं, यहाँ पर भी इसको ऐसे ऐसे करके त्रिज्या बना लेते हैं, तो ये दो हमारी त्रिज्याएं हो गई। ये P है और ये R है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे 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 ये हो गया कंप्लीट। अब अच्छा, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा उसको कोई टच कर रही होती है, तो इसका मतलब जो OP है वो लंब होगा किस पर, P के ऊपर, इसका मतलब ये 90 डिग्री और फिर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। फिर बोला है कि बीच का स्पर्श कोण, जो ये बीच का स्पर्श कोण होता है ना, को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब ये वाला कोण, और ये स्पर्श बिंदुओं को जो मिला रही है ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण होंगे। इसका मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, संपूरक कोण होने का मतलब है कि इसका और इसका जो इस वाले का और इस वाले का जो एंगल दिखाना है, कोण दिखाना है, सम दिखाना है, वो 180 डिग्री दिखाना है हमको। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र, अच्छा वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तथा वृत्त का केंद्र O कॉमा, तथा स्पर्श रेखाएं, हमने कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं मानी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो स्पर्श रेखाएं, एक तो हमने QP माना है ये वाला, दूसरा कौन सा माना है, और ये QR, तो यहाँ पर QR लिख देंगे, QR है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि जो ये OP तथा OR है, भाई ये OP और ये OR है, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी लिख देंगे, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी लिख देंगे। फिर जो ये OP है, OP लंब है PQ पर, OP जो है वो PQ पर लंब है। ये देखिए, जो ये OP है PQ पर लंब है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो ये यहाँ पर लिखे रहे, इसका मतलब ये है कि OPR, भाई ये OPR ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये OR है, ठीक है, जो ये वाला OR है वो लंब किस पर है, RQ पर, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे। एंड क्या, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर शायद 1 मान लेते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या लिखेंगे कि OR ये लंब किस पर है, ये O बना हुआ है, OR ये लंब किस पर है, RQ पर, या फिर QR कुछ भी लिख सकते हैं, तो RQ पर है। तो इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ORQ ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो कह सकते हैं ORQ ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्या ORQ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब लिखेंगे, अच्छा ये एक प्रकार का चतुर्भुज है क्या, PO और R और Q ये एक प्रकार का चतुर्भुज ही तो है, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज OPQR में, ठीक है।
OPQR में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो बस सभी कोणों को लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं क्या कि POR ये वाला कोण लेना है, तो POR तो पहले यही वाला कोण लेते हैं, तो एंगल POR प्लस क्या, प्लस फिर ये वाला 90 डिग्री लेंगे, प्लस 90 डिग्री तो 90 लिख लिया, प्लस फिर क्या लेंगे ये वाला एंगल मतलब PQR, तो एंगल ऑफ PQR प्लस फिर ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या 360। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब POR और इसको पास में लिख लेते हैं क्या कि PQR, भाई POR ये बचा और ये लिख लिया, P तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, चलिए P लिख गया ये। अब ये 90 90 कितने हो गए 180 हो जाएंगे इज इक्वल्स टू क्या 360। अब POR प्लस PQR इज इक्वल्स टू 360 और ये 180 यहाँ चला जाएगा तो घट जाएगा आपस में, इसका मतलब क्या POR प्लस PQR इज इक्वल्स टू क्या, इसमें से ये घटाएंगे तो 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 ही बचेगा, ये 0 लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा प्रूव हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि जो ये कोण होगा ना समपूरक कोण होगा, ठीक, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, यानी कि समांतर जो चतुर्भुज होता है ना वो क्या होता है एक्चुअल में समचतुर्भुज होता है। कब, जब वो किसी वृत्त के परिघ बना हुआ। वृत्त के परिघ बनाने का मतलब ये है कि पहले एक वृत्त बनाएंगे उसके ऊपर चतुर्भुज बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं छोटा सा कोई ऐसे, और अंदर एक वृत्त बनाना था, पहले ही वृत्त बनाना था, लेकिन वो पहले वृत्त बन नहीं पाता, इसलिए हम बाद में वृत्त बनाए ले रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे टच करता हुआ हमें एक वृत्त बनाना था, ऐसे गोल गोल। ठीक, तो ये सेंटर पॉइंट O हो जाएगा। अच्छा, ये जो ये बना हुआ है इसको नाम दे देते हैं क्या B यहाँ डाल लेते हैं ABCD, C और D यहाँ, चलिए B यहाँ भी डाल सकते थे, ठीक है वो एक ही है। अब इसको ले लेते हैं कोई नाम, सपोज P, यहाँ फिर Q हो जाएगा, PQR, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ S हो जाएगा। तो PQRS ये हमारे क्या हो गए स्पर्श पॉइंट हो गए, जो स्पर्श बिंदु होते हैं ना ये वो वाले बिंदु हो गए। और ये जो बाहर एक हमने बनाया है ये चतुर्भुज, अभी ये समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने समांतर चतुर्भुज इसको माना है तो फिर ये AD बराबर BC होगा, क्योंकि हम तो समांतर चतुर्भुज मान रहे हैं ना अभी। फिर AB बराबर CD होगा, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज, इसका मतलब क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हमको ये लास्ट में इसमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका आंसर, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। ठीक है, और क्या हमें पता है, अच्छा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या है वो भी लिख लेते हैं कि भाई समांतर चतुर्भुज है तो फिर उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं AB बराबर CD और एंड क्या BC बराबर AD। ठीक है, तो ये इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगी ये दोनों, या फिर इसको 1 इसको 2, चलिए ऐसे भी ठीक। अच्छा, अब लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है, तो लिख देंगे लंबाई समान होती है। एक तो ये लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम B बिंदु लेते हैं तो BP बराबर BQ होगा, अगर हम C बिंदु लेते हैं तो CQ बराबर CR होगा, और अगर D बिंदु लेते हैं तो DS बराबर DR होगा, और अगर A बिंदु लेते हैं तो AP बराबर AS होगा। तो बस यही हमको लिखना था क्या कि AP बराबर AS, ये इक्वेशन नंबर, इसको आप सेकंड मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि BP, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं BP बराबर BQ, इसको इक्वेशन नंबर
थर्ड मान लेते हैं भाई, ये फर्स्ट हो चुकी थी तो सेकंड और थर्ड ये हो गए। और क्या लिखेंगे कि सी आर बराबर सी क्यू, ये देखिए सी आर है, सी आर बराबर सी क्यू, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और एक लास्ट बची है डी आर बराबर क्या डी एस, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। 4 हमने इक्वेशन लिख ली, अब बस सभी को जोड़ना है, जोड़ करके लिखना है। चलिए अगले पेज पर लगाते हैं। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5 आपस में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए पी प्लस डी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू क्या, ए एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। भाई सबको जोड़ दिया, जो इस तरफ वाली थी और जो इस तरफ वाली थी, जो इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 बनी थी ना, सबको जोड़ दिया हमने। जोड़ने से एपी और बीपी क्या बनते हैं, एपी और बीपी एबी बन जाते हैं। ठीक है, एपी और बीपी क्या बन जाते हैं, एबी। देखिए देखिए एपी और बीपी क्या बनते हैं, टोटल एपी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए, अब ये जो सी आर और अब जो ये सी आर और डी आर है, ये क्या बनते हैं, तो ये बनते हैं सी डी। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से जो ये ए एस और डी एस है, ये मिला के ए डी बनाएंगे, ये वाले और ये वाले, और ये दोनों आपस में मिलाकर क्या बनाएंगे, बीसी बनाएंगे। ठीक है, बीसी, बी क्यू और सी क्यू क्या बीसी बनाएंगे, ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब समीकरण जो हमने समीकरण 1 मानी थी ना, वहां लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो ये ए बी की वैल्यू क्या सी डी है, तो जहां पर सी डी होगा वहां ए बी रख देंगे। और यहाँ पर बी सी की वैल्यू ए डी है, तो जहां पर बी सी होगा वहां पर क्या रख देंगे, ए डी, या फिर जहां ए डी है वहां बी सी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ए एस और डी एस ए डी बनना था। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक कर लेते हैं, ए डी हो गया ये। अच्छा, अब ए बी प्लस, अच्छा ये सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने माना था। फिर एडी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीसी, क्योंकि एडी की जगह बीसी ही था इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ क्या बीसी है, तो ए बी बराबर ए बी, तो 2ab हो जाएगा। यहाँ बीसी और बीसी तो 2bc हो जाएगा भाई, ए बी प्लस ए बी 2ab, और यहाँ 2bc। तो ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बीसी, तो ए बी बराबर बीसी आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार हम और क्या कह सकते हैं कि इसी प्रकार हम और क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी ए, अगर ए बी और डी ए से निकालना चाहें तो भी यही आएगा। और ये भी कह सकते हैं कि डी ए बराबर सी डी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अतः हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी, यहाँ बी है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या फिर डी ए। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो लिख देंगे कि अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। जब ये सभी चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, और यही हमको लास्ट में प्रूव करना था, तो यहाँ पर ऐसे करके प्रूव्ड भी डाल दिया करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी और डी द्वारा बीसी विभाजित है, ठीक है, की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 है, भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ये एक चित्र बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप देख लीजिए, बुक में है चित्र ये। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा इसकी जो ये त्रिज्या है ये 4 सेंटीमीटर है। ये बोला त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बोला ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर है। कि वृत्त के परिगत मतलब बाहर की ओर एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, रेखाखंड बीडी और डीसी, तो बीडी कहाँ, ये रहा बीडी और ये रहा डीसी, तो बीडी और डीसी जिनमें की स्पर्श बिंदु डी द्वारा, ये स्पर्श बिंदु डी है, ये इसका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, टच पॉइंट है, डी द्वारा बीसी विभाजित है। तो बीसी को इसने विभाजित किया हुआ है, 2 भागों में बांट दिया है, एक भाग 8 सेंटीमीटर, एक भाग 6 सेंटीमीटर विभाजित है। की लंबाइयां क्रमशः 6 और 8 है। ठीक है, ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ए बी और ए सी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी ये है और ए सी ये है, तो हमको ये ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज को 3 सेक्शन में बांट लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं कैसे करना है। अच्छा, ये भी तो एक स्पर्श पॉइंट ही है इसका, और यहाँ पर भी एक स्पर्श पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये 6 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी तो 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ इस बिंदु से ये वाली स्पर्शी और ये वाली स्पर्शी दोनों बराबर होंगी, तो जब ये 6 है तो ये भी 6 हुआ। अब यहाँ देखिए, जो ये बी बिंदु है, बी बिंदु से ये वाली स्पर्शी और ये वाली स्पर्शी दोनों बराबर होंगी, तो अगर ये 8 है तो फिर ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ यहाँ पर। फिर
ये बिंदु और ये बिंदु हमको नहीं पता है, तो इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, और इसको भी हम लोग फिलहाल x सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। बाकी ये पता है, ये पता है और ये नहीं पता है, तो x की अगर वैल्यू पता चल जाए तो इसमें जोड़ दें, इसमें भी 8 जोड़ दें, तो ये पूरी और ये पूरी दूरी निकल आएगी। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे, इसका आंसर डालते हैं। लिखेंगे कि केंद्र O तथा, यहाँ केंद्र O तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के परिगत, के परिगत मतलब, परिगत मतलब बाहर का, ठीक है, परिगत एक त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। फिर अब क्या मानेंगे, माना ए ई बराबर ए एफ। तो अच्छा, इसको ई और इसको एफ पॉइंट मान लेते हैं, इसको ई और इसको एफ पॉइंट, इन दोनों को हमने पॉइंट मान लिया, ए ई और ए एफ। तो अब लिखेंगे माना ए ई बराबर ए एफ, ये लिखेंगे कि ए ई और ए एफ ये दोनों बराबर हैं, और इसको हम लोग एक्स सेंटीमीटर ये भी मान लेते हैं कि ए ई और ए एफ क्या है, ये एक्स सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं कि, तो जो ए सी भुजा है, तो ए सी भुजा, ए सी ये है, ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो ए बी भुजा है, ए बी, वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। और ये जो सी बी भुजा, नीचे वाली भुजा, ये कितनी है, सी बी, तो सी बी है क्या, 14 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये 6 और ये 8, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, भाई यही तो होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो करना होता है। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14, और इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और यहाँ 14, 8 और 6, इन सबको आपस में जोड़ना है तो 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप, तो अब अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप s होता है, तो s इज इक्वल्स टू 1/2, और जो ये परिमाप होता है वो लिख देते हैं, तो 2x प्लस 28, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 28 का आधा लिख देंगे तो x प्लस, बाई 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ भी इसको 2 से कट कर देंगे तो 14 आ जाएगा। यानी जो अर्ध परिमाप निकल के आया है वो कितना आया, 14 निकल के आया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, रूट ऑफ, अब वो वाला फार्मूला जो आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 s की वैल्यू, और s माइनस ए क्या है, तो s की जगह x प्लस 14 लिखेंगे, और माइनस ए, तो माइनस ए, अच्छा a की वैल्यू क्या है, का मतलब ये पहली भुजा, ठीक है, और b का मतलब दूसरी भुजा, और c का मतलब तीसरी भुजा, तो a का मतलब जो ये पहली भुजा है तो क्या है, x प्लस 6 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6, क्यों, क्योंकि भाई प्लस है तो दोनों के पास माइनस जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस दोनों के पास जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में अब s की वैल्यू फिर से x प्लस 14, और यहाँ माइनस x माइनस 8 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर x प्लस 14 और माइनस c, और c की वैल्यू कितनी, 14 है, तो यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x प्लस 14 ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ s की जगह x लिखना था, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो कहने का मतलब ये है कि 8 छंग 48, ये 48 हो गया, ये x लिखा रहेगा, और ये x प्लस 14 है ना, ये भी लिखा रहेगा, तो ये लिखा रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर इसमें 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक हो गया। ये अब इसी तरह थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करते हैं, क्या कि ये अगर ये इसकी स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु है, तो ऐसे ऐसे करके ये भी तो एक त्रिज्या हुई, और यहाँ पर ये भी एक त्रिज्या हुई, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके ये और ये, ठीक है, तो ये इतना भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये इतना, ठीक है। अब अगर हम इसको ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे मिला दें, तो ये इतना भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, यानी इस बड़े त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हैं, क्या, एक तो पहला ये
दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। ठीक है, आपको समझ में आया? इस त्रिभुज के अंदर तीन त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन त्रिभुज हो गए। तो हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब कुछ रेखाएं खींची हैं। ठीक है, तो अब इसमें तीन त्रिभुज है, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में आधार क्या है? आधार ये रहेगा। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये है। तो यानी कि अगर हम सिर्फ त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 4 गुणे, और ये 6 और 8 कितना? 14, तो 1/2 4 गुणे 14। तो ये लिखेंगे इसमें, तो बस यही लिखते हैं। और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अब अलग अलग निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि पुनः अब क्या करेंगे, इसमें पुनः डाल लेते हैं त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। तो ओबीसी का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 और क्या? आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, इसमें आधार क्या है? आधार इसमें बीसी है, ये देखिए आधार बीसी है, और ऊंचाई क्या है? ओडी है। तो लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, तो बीसी गुणे ओडी। ठीक है, 1/2। और बीसी कितना? बीसी हमारा 14 था, और ओडी कितना? ओडी 4 है, क्योंकि त्रिज्या है 4 है, तो सारे के सारे 4 ही रहेंगे। इसको कट कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। एक आ गया। अब दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ए ओ सी, ये वाला, या ओ ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर लिखेंगे ए ओ सी का क्षेत्रफल। ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी वही लिखेंगे, क्या? 1/2। अच्छा, इसमें क्या आधार है? एसी, ये आधार एसी रहेगा ये वाला। और इसमें जब ये आधार एसी है तो फिर ये वाली जो त्रिज्या है वो इसकी ऊंचाई रहेगी, तो वो तो 4 ही रहेगी। तो जो आधार है वो है कितना? x+6, और जो ये ओडी त्रिज्या है वो कितनी? 4 है, तो वो तो वही रहेगा। कट कर देंगे इसको, 2 आ जाएगा, यानी कि 2x+6। तो ये लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक और त्रिभुज बचा है, लास्ट वाला त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो इसमें भी 1/2 और x+8, क्योंकि वहां x है और वहां 8 है, और ये तो 4 ही रहेगा, वो भी त्रिज्या है। 4 दूनी 8, तो 2x+8, और यहाँ क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों हमारी इसकी क्या आ गई? भुजाएं आ गई। ठीक है, अच्छा अब कैसे लिखेंगे इसमें? जो ये तीनों की भुजाएं हैं ना, तो ये तीनों मिला के एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे। तो ओबीसी का क्षेत्रफल क्या आया था? 28, प्लस इसका क्या आया था? 2 × x+6, प्लस इसका क्या आया था? 2 × x+8। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मतलब 28 तो यहीं लिखा रहेगा, तो यहाँ 2 की x है तो 2x हो जाएगा, और 2×12 ये हो गया, प्लस 2x यहाँ पर भी हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब थोड़ा और इसको जोड़ घटा लेते हैं। जोड़ घटाने से क्या आएगा? ये 2x और ये 2x मिला के कितने हो जाएंगे? 4x प्लस 16 और 12, तो 16 12 हो जाएंगे 28, 28, और 28 में 28 जोड़ेंगे तो 56, 56। 4x और 56, ये क्या आ रहा है? ये एबीसी का क्षेत्रफल आ रहा है, ये 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एबीसी का क्षेत्रफल हमने एक जगह और निकाल के रखा है, ये वाला, ये भी तो एबीसी का क्षेत्रफल ही है, और ये भी एबीसी का क्षेत्रफल है। दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको इक्वेशन नंबर हम यहीं पर सेकंड छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर। ठीक है, तो ये लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखेंगे। तो अच्छा, समीकरण 1 क्या थी? √48, ये नहीं है 148x और x+14, ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 थी 4x + 56, 56। ठीक है, ये 2 समीकरण थी। अब ये रूट कैसे हटता है? जब स्क्वायर लगाते हैं तब रूट हटता है। तो ये रूट जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाके स्क्वायर लग जाएगा। रूट हटा लेंगे, क्या? 48x फिर x+14 = अब यहाँ रूट लग जाएगा, क्या? 4x + 56, यहाँ लग जाएगा, ऐसे करके रूट लग जाएगा इसमें, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब ये 48x x+14 = अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x+14। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 48x x+14, और यहाँ से क्या, ये 4 लिखा हुआ है ना, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और यहाँ x+14 इसका क्या? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, 16 एकम 16, 16 3 48, 16 से 3 बार में 48 कट जाएगा,
यहाँ क्या 3x बचेगा और यहाँ x+14 बचेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ x+14, अच्छा इसका होल स्क्वायर है 14 का, तो x+14 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा है और यहाँ स्क्वायर है, तो मतलब ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x इज इक्वल्स टू x+14, यहाँ ये बचेगा, तो 3x, अब ये x इस तरफ आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या 14, तो फिर 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू 14 बटे में 2, ये कैंसिल हो जाएंगे 7 आ जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या 7 आ रही है, x की वैल्यू क्या 7 आ रही, 7 सेंटीमीटर। अब जब x की वैल्यू 7 आ गई, अब इधर देखिए, जब x की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 ये है और 7 ये है, तो AC भुजा क्या हो जाएगी 7+6 यानी कि 13, और यहाँ 7+8 यानी कि 15, ठीक है, तो ये भुजा 15 और ये भुजा कितनी, ये भुजा 13 और ये 15। चलिए लिखते हैं अब इसको भी, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे कि भुजाएं, अब भुजाएं कौन कौन सी लिखना है, सबसे पहले AC लिखना था, तो AC, हाँ तो AC इज इक्वल्स टू AE+EC, तो AE का मान कितना है, AE का मान हमने अभी अभी निकाला है 7, और प्लस EC का मान 6 पहले से दिया हुआ, तो 7+6 कितना 13 हो गया। अब लिखना है हमको दूसरी भुजा कौन सी थी AB, तो AB क्या थी 7+8, ठीक है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15, और BC भुजा क्या थी 6+8, भाई नीचे तो 6+8 पहले से ही दिया हुआ था, तो ये कितनी 14 थी, तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। अब यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं कि भुजाएं, भुजाएं बराबर क्या 13, 14, 15, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि जो जो एक वृत्त होता है ना, तो वृत्त के परिगत यानी उसके चारों ओर बनी हुई चतुर्भुज, चतुर्भुज बनाना है, उसके चारों ओर की भुजाएं केंद्र पर पूरा कोण अंतरित करती हैं, तो जो केंद्र होता है ना उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, हमको ये प्रूफ करना है, कौन सी भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर वृत्त बनाएंगे और वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बनाएंगे, तो ये ऐसे मिलाना था इसको, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया पार्ट, इसको हटा दीजिए, ये ऐसे मिलाना था, इसको टच करता हुआ जाना था, ठीक, तो चलिए नाम इनके कुछ दे देते हैं, तो ये A हो गया, इसको B मान लेते हैं, इसको C और फिर इसको D, ये पॉइंट D है, ठीक है। अब इसको भी कोई नाम क्योंकि टच कर रहा है यहाँ पर, तो P Q, यहाँ R और यहाँ S, तो ये ऐसे हमने बना लिया। अब ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है इसका O, ठीक है, सेंटर पॉइंट जो O है, तो ये त्रिज्या हुई उसकी ऐसे, ये भी त्रिज्या है, फिर ये भी त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या ही है, ठीक है। अच्छा A से इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं और इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। अब इनको कोई नाम दे देते हैं, चलिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 4 है, ये वाला कोण 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 और ये वाला 8, तो ये 8 कोण है, 8 एंगल है इसके अंदर, ठीक है, ये 1 2 3, तो ऐसे 8 कोण है। तो अब हमको क्या सिद्ध करना था, हमको ये सिद्ध करना था कि जो AOD, देखिए ए, अच्छा ये जो पॉइंट है ना ये O पॉइंट है, कहीं पर लिख दे रहे हैं AOD, AOD मतलब ये वाला इतना पूरा, ठीक है, ये इतना पूरा ये AOD, अब प्लस क्या BOC, BOC कहाँ है BOC, ये वाला BOC, तो AOD और BOC ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, हमको इसमें ये प्रूफ करना है, संपूरक कोण बोला है ना कि सामने सामने की भुजाएं, मतलब ये और ये मिला के 180 डिग्री। फिर क्या बोला है कि दोनों कोण यानी ये वाला कोण तो बनेगा बनेगा, साथ में ये वाला और ये वाला भी 180 डिग्री का बनेगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लगेगा ये, लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, तो वही लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि वृत्त जिसका केंद्र ओ ओ है, ठीक है, के परिगत चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, चतुर्भुज ABCD है। अब चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं तो वो भी लिख देंगे, चतुर्भुज की भुजाएं, भुजाएं क्या है AB, BC
कॉमा सी डी और कौन सी है, डी ए। तो डी ए वृत्त को क्रमशः, और वृत्त को कहाँ कहाँ पर टच कर रही वो लिख देंगे, क्रमशः पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, वो हमने इसको लिख दिया। अब वही लैंग्वेज जो पहले लिखते थे, चूंकि बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु पर नहीं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान होती, इसलिए वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसलिए समान होती है, तो हम सीधे लिख रहे हैं कि खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या, कोण एक इज इक्वल्स टू कोण दो। भाई ये स्पर्शी है और ये स्पर्शी है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण इक्वल हुए ना। ठीक है, तो कोण एक कोण दो के बराबर है, और क्या कह सकते हैं, और कोण तीन कोण चार के बराबर है, और क्या कह सकते हैं कि कोण पांच कोण छह के बराबर है। ठीक है, और कोण जो सात है वो कोण आठ के बराबर है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, इस सब में एंड लगा लीजिए, चाहे ये कॉमा लगा लीजिए, ये सारे कोण फिर इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब फिर एक बिंदु पर बने, अब देखो, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर कितना, 360 अंश होता है। भाई कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर कोई कोण बना हुआ है, जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर हम कोण बनाते हैं, कितने कोण बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तीन कोण बनाएंगे, तो ये और ये, तो सभी का कोण कितना, 360 अंश ही तो होगा। अब इस एक पॉइंट पर हम और भी तो कोण बना सकते हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन इन सबका जो सम होगा वो 360 डिग्री ही तो होगा। तो यही लिखा है कि एक बिंदु पर बने सभी जो कोणों का योग होता है 360 अंश होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री प्लस कोण फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस कोण सेवन प्लस कोण एट इज इक्वल्स टू क्या, 360 अंश, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब कौन कौन से कोण इक्वल है, एक और दो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि टू, दो कॉमन ले लेते हैं, ये दो एक जैसे है ना, तो दो एक बार लिख देंगे इसको, यानी कि वन और टू को मिला के सिर्फ वन, और यहाँ टू लिख दिया। ठीक, फिर अब तीन और चार में से, तीन और चार दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ सिर्फ चार लिखे दे रहे हैं, तीन हटाए दे रहे हैं। पांच और छह में से पांच लिखे दे रहे हैं और छह हटा दे रहे हैं, और सात और आठ में से आठ लिखे दे रहे हैं और सात हटाए दे रहे हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या, 360 हो जाएगा। अब कोण वन प्लस कोण फोर या कोण एट पास में कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वन और एट पास में है, इसमें अगर देखते हैं तो ये एट यहाँ पास में कर दे रहे हैं, और फोर और फाइव एक पास कर दे रहे हैं, तब तो इसको हम प्रूव कर पाएंगे। तो फोर और फाइव एक पास कर दे रहे हैं, यहाँ अगर दो से 360 को भाग दे देंगे तो 180 आ जाएगा, तो यहाँ सीधे 180 लिखे दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब लिख देंगे कि कोण वन प्लस कोण एट, ये ऐसे एक पास कर देंगे, प्लस कोण फोर प्लस कोण फाइव, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे क्या, 180। तो जब ये 180 बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो ये दूसरे कोण होंगे ये वाले टू और थ्री, सेवन और सिक्स, ये भी तो 180 बनाएंगे इसी तरह से, तो लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या, दो और तीन, ठीक है, और प्लस क्या, सेवन और सिक्स, तो सेवन और सिक्स या सिक्स और सेवन ऐसे लिख सकते थे, दोनों क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक, अच्छा यहाँ देखिए एक और जो आठ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जो ये एक और आठ लिखा हुआ था, एक और आठ है कहाँ पर, ये रहा एक और ये रहा आठ, इसका मतलब कह सकते हैं ए ओ डी, एक और आठ का मतलब ए ओ डी, और चार और पांच का मतलब बी ओ सी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180। तो ये पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा ये ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, तो ए ओ बी प्लस इज इक्वल्स टू नहीं प्लस, ठीक है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी,
प्लस COD, ये भी क्या है, ये भी 180 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। और बस यही हमको, यही चीज प्रूव करके दिखाना था इनको कि ये जो दोनों कोण होते हैं ना, वो मतलब ये जो दोनों कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये केंद्र पर 180 डिग्री का कोण यानी कि संपूरक कोण अंतरित करते हैं, बनाते हैं। यही हमको प्रूव करना था और ये इस प्रकार प्रूव करना होता है। ठीक है।